हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में देखा था सेल्फ इंडक्टेंस। उसमें अपन एक सिंगल कॉइल लेते थे, उस कॉइल में फ्लक्स को चेंज करते थे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती थी। सिंगल कॉइल होती थी, उसको अपन ने बोला था सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, आज अपन देख रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल नाम से पता चल रहा है, म्यूचुअल है मतलब दो लोग होंगे इसमें। तो म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स। डेफिनेशन देख लें पहले म्यूचुअल इंडक्शन की, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है द फिनोमेना अकॉर्डिंग टू विच एन अपोजिंग ईएमएफ is produced in a coil as a result of change in current or magnetic flux linked with a neighboring coil is called mutual induction। मतलब इसमें क्या करना है अपन को, एक कॉइल में करंट को चेंज करना है, उसकी वजह से उसमें से जाने वाला फ्लक्स चेंज होगा। अब ये जो फ्लक्स फर्स्ट वाली कॉइल में चेंज हुआ, उसी की वजह से उसके पास में एक नेबरिंग कॉइल में से फ्लक्स चेंज होगा। अब सेकेंड कॉइल में से यदि फ्लक्स चेंज हुआ तो फैराडे के लॉ से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब इसमें दो कॉइल्स रहेंगी, एक कॉइल में हमें करंट को या फ्लक्स को चेंज करना है, जिसकी वजह से दूसरी कॉइल में से जाने वाला फ्लक्स चेंज होगा और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक फिगर से समझाता हूं। ये दो कॉइल्स हैं। ये जो फर्स्ट वाली कॉइल है इसको अपन ने बोला प्राइमरी कॉइल, सेकेंड वाली को सेकेंडरी कॉइल। इसमें अपन ने एक बैटरी लगा दी। ये की है जो अभी ओपन है। यदि की ओपन है मतलब इस सर्किट में अभी कोई करंट पास नहीं कर रहा। जैसे ही अपन की को क्लोज करेंगे सर्किट में करंट जाने लगेगा। अब यदि करंट इसमें गया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। यदि मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो इसके अंदर से फ्लक्स जाएगा। तो इसमें की को क्लोज करने पर मैग्नेटिक फील्ड बनी, जिससे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करने लगी। वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास कर रहा है, सेकेंड कॉइल उसके पास में है, तो अपन को पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे क्लोज लूप्स होते हैं। तो जो इसमें से पास कर रहा था वही सेकेंड वाली में से पास करने लगा, क्योंकि ये उसके पास में रखी है। ज्यादा दूर रख दोगे तो नहीं पास करेगा, पर अभी पास में रखी है तो जाएगा उसमें। तो क्या हुआ, पहले तो इस सेकेंडरी कॉइल में से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड थी ही नहीं, की ओपन थी। ठीक है, जैसे की क्लोज करी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनी, इसमें से फ्लक्स पास करा। अब इसमें से फ्लक्स पास करा तो इसमें से फ्लक्स पास करने लगा। तो सेकेंडरी कॉइल में पहले फ्लक्स की वैल्यू 0 थी, बाद में फ्लक्स की वैल्यू कुछ वैल्यू को ऑब्टेन कर लेती है। ठीक है, जैसे 0 से 10 हो गई, 0 से 20 हो गई, मतलब फ्लक्स की वैल्यू 0 से बढ़ के किसी वैल्यू तक पहुंच गई, तो फ्लक्स चेंज तो हुआ। फैराडे का लॉ क्या था, यदि फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इक्वल टू माइनस d∅dt। तो जैसे इसमें फ्लक्स चेंज हुआ, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो उसमें करंट फ्लो करेगा। तो I इक्वल टू E/R से अपन को इस सर्किट में करंट मिलने लगेगा। जैसे यहाँ करंट मिला तो इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर लगा उसके निडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर की निडल का डिफ्लेक्शन इंडिकेट करता है कि इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें अपन ने करा क्या, फ्लक्स चेंज करा फर्स्ट कॉइल में से, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ इन द सेकेंडरी कॉइल। इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, जिसमें चेंज अपन एक में करते हैं और उससे करंट प्रोड्यूस होता है सेकेंड। इसलिए इसको बोलते हैं अपन म्यूचुअल इंडक्शन। गॉट इट? तो अपन ने म्यूचुअल इंडक्शन तो देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो था म्यूचुअल इंडक्शन, फिनोमेना का नाम था म्यूचुअल इंडक्शन। अब अपन देख रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो इसका मतलब समझते हैं। देखो बच्चों, अपन को ये पता है कि इसमें जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बनेगी। अपन ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0 Ni, फ्लक्स का फॉर्मूला NBA cos θ। ये सब अपन ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो जितना स्ट्रॉन्ग इसमें करंट जाएगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी।
जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उतना ज्यादा फ्लक्स इसमें से पास करेगा, जितना ज्यादा फ्लक्स इसमें से पास करेगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में से पास करेगा। ठीक है, एक बार फिर से बता दो, जितना स्ट्रॉन्ग करंट उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फ्लक्स, जितना ज्यादा फ्लक्स इसमें से जाएगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स उसमें से जाएगा। तो सेकेंडरी कॉइल में से जाने वाला यदि फ्लक्स अपन ने मान लिया phi-s और प्राइमरी में जाने वाला करंट अपन ने मान लिया IP, तो जो मैंने अभी समझाया उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी से जाने वाला फ्लक्स प्राइमरी के करंट के प्रोपोर्शनल होता है। फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा m, तो phi-s हो गया MIP। ये जो m है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या इसी का दूसरा नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये इसका दूसरा नाम है, ये m कहलाता है। अब अपन यहां से m की डेफिनेशन निकालेंगे, IP नीचे जाएगा तो m हो गया phi-s अपॉन IP, ये m की वैल्यू आ गई। अब यदि अपन को यहां से m की डेफिनेशन बनानी है तो अपन IP को मान लें दी 1, बिल्कुल ऐसी तुम्हें याद हो तो सेल्फ इंडक्टेंस में भी किया था मैंने, करंट को मान लिया था 1 एम्पियर, वैसे यहाँ पे अपन ने IP को मान लिया 1 एम्पियर, तो m इक्वल टू phi-s हो जाएगा। तो अपन यहां से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है कॉइल का, ये उस फ्लक्स के बराबर होता है जो पास करता है थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। phi-s है मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, व्हेन, कब, जब प्राइमरी में जाने वाला करंट 1 एम्पियर। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ये होता है फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर। ठीक है, तो अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस की यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू फ्लक्स passing through secondary coil, passing through secondary coil when current passing through the primary, when current through primary is 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये पता चल गया अपन को म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब अपन यहां से यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट निकालें, म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट पता करें तो क्या हो जाएगी, फ्लक्स की यूनिट अपॉन करंट की यूनिट। फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट हो गई वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर का ही अपन ने एक नाम पढ़ा था हेनरी, क्योंकि वेबर पर एम्पियर वो भी था सेल्फ इंडक्टेंस में, वेबर पर एम्पियर यहां भी है, इसलिए यूनिट में कोई फर्क नहीं है, चाहे तो सेल्फ इंडक्टेंस ले लो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस ले लो, तो यूनिट वही होती है हेनरी, कैपिटल H। बाकी सब वही है, 1 मिली हेनरी 10 टू द पावर -3 हेनरी होगा, जैसे अपन ने सेल्फ इंडक्टेंस से पढ़ा था। 1 माइक्रो हेनरी इक्वल टू 10 टू द पावर -6 हेनरी होगा, वो भी हमने सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था। तो यूनिट्स में तो कोई चेंज नहीं है, वो वही है जो सेल्फ में थी, वही की वही यूनिट्स म्यूचुअल में भी होती। आगे यहाँ तक समझ में। अब बच्चों अपन ने फैराडे का लॉ पढ़ा था। फैराडे का लॉ ये था कि इंड्यूस ईएमएफ होता है -d∅dt के बराबर। यहां पर ईएमएफ कहां इंड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो
EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी ES इक्वल टू हो गया माइनस d phi s by dt। लेकिन phi s की वैल्यू अभी अपन पढ़ चुके हैं, बट phi s इक्वल टू होता है MIP। तो अब जहां पर phi s है हम उसकी जगह पर MIP रख सकते हैं। तो ES आ गया माइनस d अपॉन dt, phi s की जगह रख दिया MIP। M कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो ES हो जाएगा माइनस M DIP बाई dt, ऐसा आ गया। अब यदि अपन इसको न्यूमेरिकली ले लें तो माइनस छोड़ देते थे, माइनस सिर्फ डायरेक्शन की वजह से आता था बाय लेंजेस लॉ। यदि अपन ने इसको न्यूमेरिकली लिखा तो ES आ जाएगा M DIP बाई dt, ऐसा आ गया। अब यहां से अपन फिर M की वैल्यू निकालते हैं, ये नीचे आएगा तो M आ गया ES अपॉन DIP बाई dt, ऐसा आ गया। अब जैसे पिछली बार अपन ने करंट को माना था 1 एम्पियर, ऐसे इस बार अपन DIP बाई dt को मान लेते हैं 1 एम्पियर पर सेकेंड। लेट DIP बाई dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो M इक्वल टू ES हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 1 होगी। तो अब यहां से अपन को क्या समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस उस EMF के बराबर होता है जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होता है। कब? जब प्राइमरी में जाने वाला करंट चेंज हो रहा हो एट द रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस की दूसरी डेफिनेशन आ गई, एक phi अपॉन I से आई थी, एक ही वाली आई। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस उस EMF के बराबर होता है जो सेकेंडरी में इंड्यूस होता है when rate of change of current in the primary is 1 ampere per second। ठीक है, तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस is equal to EMF induced in the secondary coil when rate of change of current in the primary is 1 एम्पियर पर सेकेंड, या 1 को ही अपन यूनिटी भी बोलते हैं। यूनिटी बोलोगे तब भी उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो ये आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। यूनिट्स मैंने तुम्हें पहले बताई दी थी। आगे इतना समझ में। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स। अब 2 सोलेनॉइड लेने हैं अपन को और उनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस M है वो हमें कैलकुलेट करना है। पहले मैं एक सिंगल सोलेनॉइड ले रहा हूं, फिर उसके ऊपर मैं दूसरा बांध दूंगा। ये अपन ने फर्स्ट सोलेनॉइड लिया जिसमें जो A है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस सिलेंडर का एरिया जिसके ऊपर अपन ने वायर बांधा हुआ है। इसमें जो करंट अपन ने पास करा वो मान लो I1 है। इसकी जो ये लेंथ है वो अपन ने L ले ली। इसमें जो टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर में जितने टर्न्स हैं उसको अपन ने माना है N1। ठीक है, N1 अपन ने लिया है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर में जितने टर्न्स हैं वो N1। इसकी जो टोटल लेंथ है उसको अपन ने L लिया था। अब यदि अपन को पता है 1 सेंटीमीटर में N1 टर्न्स होंगे तो ये पूरे L सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? N1 इंटू L। 1 सेंटीमीटर में N1 टर्न्स, तो L सेंटीमीटर में N1 इंटू L, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए।
अब सोलेनॉइड के अंदर जाने वाला करंट अपन ने I1 लिया है। अपन ने पढ़ा था कि जब किसी सोलेनॉइड में करंट जाता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट एन आई होता है। तो इसमें जाने वाला करंट यदि I1 है तो इसके अंदर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N1 I1 हो गई, क्योंकि हमने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 माने थे। ठीक है, ये जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में n आता है, स्मॉल n, उसका मतलब वही होता है 1 सेंटीमीटर के टर्न्स, टोटल टर्न्स नहीं होता उसका मतलब। ठीक है, तो ये अपन ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब अपन को पता है कि यदि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन गई तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा। अब यदि मैं इसी सोलेनॉइड के ऊपर एक और सोलेनॉइड बांध दूं तो वही फ्लक्स जो है वो सेकेंड वाले सोलेनॉइड में से भी पास करने लगेगा। अब मैं बांध रहा हूं इसके ऊपर दूसरा सोलेनॉइड, ये अपन ने दूसरा सोलेनॉइड बांध दिया जिसमें हमने लेंथ वही रखी है, सिलेंडर वही है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं चेंज हुआ, लेकिन अपन ने नंबर ऑफ टर्न्स बदल दिए। जहां नीचे वाले में मैंने 1 2 3 4 5 बनाए थे टर्न्स, मैंने ऊपर वाले में 1 2 3 ही बनाए, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर देने। तो इस केस में जो सेकंड वाली कॉइल है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अपन ने लिए वो N2, सेकंड वाली में, फर्स्ट वाली में N1 थे। ठीक है, तो अब अपन निकालेंगे कि जो सेकेंड वाला सोलेनॉइड है उसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। ये जो फ्लक्स पास कर रहा है किसकी वजह से पास कर रहा है? फर्स्ट की वजह से। करंट अपन ने फर्स्ट में पास किया था, उसकी वजह से सेकेंड में से फ्लक्स जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल 5 to 1, 5 to 1 का मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंड कॉइल ड्यू टू करंट थ्रू द फर्स्ट कॉइल। फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं, NBA cos थीटा। यहां पर फ्लक्स के फॉर्मूले में जो n आता है इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब अपन पता है जो सेकेंड वाली कॉइल है उसके 1 सेंटीमीटर में N2 टर्न्स है, तो L सेंटीमीटर में N2 into L, तो कैपिटल N की जगह रखा N2L। B की जगह मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपन, म्यू नॉट N1 I1, वो हमने B की जगह रख दिया। A एरिया वो ऐसे ही रहा। थीटा, अब फ्लक्स के फॉर्मूले में थीटा क्या होता है? थीटा का मतलब होता है वो एंगल जो कॉइल के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनता है, पहले भी कई बार पढ़ा है मैंने। तो अब अपन देखें कि यहां पर नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा। तुम जानते हो बच्चों, सिलेंडर ऐसा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये। अब यदि अपन ने इस पे नॉर्मल बनाया तो वो नॉर्मल मतलब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसा जाएगा। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिंपल बार मैग्नेट जैसी होती है, जैसे यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही है? साउथ टू नॉर्थ ऐसे। नॉर्मल कैसे जा रहा था? वो भी ऐसे जा रहा था, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, कोई एंगल नहीं बनेगा, थीटा जीरो। तो ये जो थीटा था उसकी जगह रख दिया अपन ने जीरो, cos 0 1 हो गया। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई म्यू नॉट N1 N2 AL I, ये फ्लक्स निकला है। अब यही फ्लक्स का फॉर्मूला अपन M के फॉर्म में पढ़ चुके हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्म में। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था phi इक्वल टू होता है MI। अब वो फॉर्मूला अपन यहां लगाते हैं, बट phi इक्वल टू MI में फ्लक्स अपन ने लिया phi to 1, M को लिया M21 और करंट I की जगह पर करंट लिया I1, क्योंकि जो भी अपन ने करंट पास करा वो तो फर्स्ट में पास करा था, ये हो गया I1। तो एक फ्लक्स अपन ने ये निकाला, एक फ्लक्स हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले से पता है ये होता है। दोनों फ्लक्स की वैल्यूज को इक्वल करा तो M21 I1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 AL I1। I1 से I1 कट गया, ये M21 की वैल्यू आ गई, therefore M21 हो गया म्यू नॉट N1 N2 AL, ये हो गया म्यू नॉट N1 N2 AL। ये आ गया अपना M21, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट या प्राइमरी कॉइल। आ गया था समझ में?
तो बच्चों अभी अपन ने क्या करा, अभी हमने दो कॉइल में से जो फर्स्ट वाली कॉइल थी प्राइमरी, उसमें करंट पास करा, उसकी वजह से फ्लक्स निकाला पासिंग थ्रू द सेकेंड कॉइल, जिसको अपन ने सेकेंडरी कॉइल बोला था, और उससे अपन ने M21 की वैल्यू कैलकुलेट करी। अब हम उसका उल्टा करने जा रहे हैं। अभी हमने करंट पास करा था थ्रू द प्राइमरी, अब हम करंट पास करेंगे थ्रू द सेकेंडरी। पहले हमने निकाला था फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी, अब हम निकालेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्राइमरी। मतलब सेकेंड वाली कॉइल में करंट पास करना है और उसकी वजह से फर्स्ट में जाने वाला फ्लक्स निकालना है। तो ये मैंने सेकेंड वाली कॉइल बनाई, लेंथ L, एरिया A, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2, इसमें करंट पास करा I2। इस करंट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फॉर्मूला वही म्यू नॉट एन आई, तो उसके अंदर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो गई B2, सेकेंड वाली में इसलिए B2, म्यू नॉट एन आई, N की जगह N2, I की जगह करंट I2। ठीक है, तो जैसे पिछली बार मैग्नेटिक फील्ड B1 निकाली थी, इस बार अपन ने मैग्नेटिक फील्ड B2 निकाली। अब इसकी वजह से फ्लक्स पास करेगा थ्रू द प्राइमरी कॉइल, दूसरी वाली कॉइल। दूसरी वाली कॉइल बनाता हूं, लेंथ यही रखनी है, एरिया यही रखना है, बदलना है तो नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैंने इसमें 1 2 3 4 5 टर्न्स लिए, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर, फ्लक्स निकालते हैं। इस बार फ्लक्स पास कर रहा है थ्रू द प्राइमरी कॉइल, किसकी वजह से? थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, तो उसको अपन नाम दे रहे हैं Φ12, मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट कॉइल ड्यू टू करंट इन द सेकेंड कॉइल। फ्लक्स का फॉर्मूला NBA cos थीटा, N का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। फर्स्ट वाली कॉइल में जितने टर्न्स हैं वो देखना, अपन ने पहले ही माना था कि फर्स्ट वाली कॉइल में 1 सेंटीमीटर में N1 टर्न्स है, तो L सेंटीमीटर में N1 × L, 1 सेंटीमीटर में N1, L सेंटीमीटर में N1 है। ये N की जगह रख दिया, B की जगह मैग्नेटिक फील्ड ये निकाल चुके थे अपन, वो रख दिया, A एरिया वो ऐसे ही रहा, थीटा अभी बताया था, थीटा मतलब कॉइल के ऊपर बने नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। यहाँ पर नॉर्मल कैसा जाएगा, ये एरिया है, नॉर्मल ये, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, वो भी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, कोई एंगल नहीं बनता। थीटा हो गया 0, cos 0 1 हो गया, तो ये आ गया म्यू नॉट N1 N2 AL I2, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? Φ12 की। अब यही फाई का फॉर्मूला यदि अपन m की टर्म्स में लिखें तो फाई इक्वल टू होता है mi, तो Φ12 इक्वल टू अपन ने लिखा M12 करंट I2, क्योंकि इस बार करंट I2 है। ठीक है, अपन ने सेकेंड वाली में करंट पास करा था, दोनों फ्लक्स की वैल्यू है, दोनों को आपस में इक्वल करा, आपस में इक्वल करा तो I2 कट गया, ये M12 की वैल्यू है, ये M12 आ गया। अब तुम यदि देखोगे तो पिछली बार जो अपन ने M21 निकाला था वो भी एग्जैक्टली सेम आया था, म्यू नॉट N1 N2 AL। इसका मतलब जो M12 और M21 है दोनों हमेशा बराबर होते हैं, तो ये दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये बराबर होता है, M12 और M21, इसको अपन बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट दोनों बराबर होते हैं। आ गया समझ में?